नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 साइंस की क्लास की बात करेंगे, सोशल साइंस की बात करेंगे। और आपका ये दोस्तों सामाजिक विज्ञान की क्लास रहेगी, आपके एसएससी की क्लास रहेगी। सोशल साइंस की क्लास नंबर ये 3rd है बाय जायसवाल सर। और आज की क्लास हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो प्रश्न है वो करेंगे, क्योंकि इतिहास आपके 3 चैप्टरों में है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ये आपके भारतीय इतिहास कर रहे हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश के इतिहास करेंगे, फिर इसके बाद अगले चैप्टर की बात करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हो जाइएगा। इस क्लास में हम 25 प्रश्न करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। इसके पहले भी ऑलरेडी 2 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, जिसका आई बटन पे लिंक भी हम दे देंगे। प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था? बहादुर शाह जफर, फरूक खासियर, फरूक सियर और शाह आलम द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? तो अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था? तो अली गौहर दोस्तों शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था? शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने, शाहजहां ने, एतमादुद्दौला स्वयं ने बनवाया था, या इनमें से कोई नहीं? सभी कमेंट कीजिएगा। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? देखिए, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा उसने स्वयं बनवाया था, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो उनका जिनका देहांत हो जाता है स्वयं तो बनवाते नहीं है। तो उनकी बेटी थी नूरजहां, नूरजहां ने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, एतमादुद्दौला नूरजहां के पिता थे। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने स्वयं बनवाया था। यह संपूर्ण संगमरमर से बना हुआ है और इसमें बहुमूल्य पत्थरों की नक्काशी भी की गई है। तो किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां कौन थी? उनकी बेटी थी। अगला, मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1520, 1522, 1538, 1526? सभी कमेंट कीजिएगा। तो मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष से हुई है, सभी लोग बताइएगा। तो दोस्तों, मुगल सम्राट की जो शुरुआत हुई है वह आपके 1526 से हुई है। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मुगल सम्राट की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो 1526 में हुआ था। और ये दोस्तों आपके बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और मुगल वंश की शुरुआत हुई थी। तो मुगल वंश की शुरुआत किससे हुई थी? जब बाबर से युद्ध हुआ और इब्राहिम लोधी जो है मारा गया था, तब से वहाँ मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, 4 नंबर का प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। शेर शाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए? सोने चांदी के, सोने और तांबे के, तांबे और चांदी के, सोने चांदी तांबे तीनों के चलवाए थे। तो शेर शाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए, सभी लोग बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो यहाँ पे दोस्तों राइट ऑप्शन आ चुका है, सोने चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलवाए थे। डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, शेर शाह सूरी ने चांदी, सोने चांदी तांबे तीनों प्रकार के सिक्के चलवाए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? सूरजमल, जवाहर सिंह, गोकुला या राजाराम? सभी लोग बताइएगा, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? देखिए दोस्तों, वर्ग 1 में हमने देखा है बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, एमकॉम, बीकॉम इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये तो पता है कि 9th to 12th आने वाला है आपके वर्ग 2 में। 9th to 12th तक ज़्यादातर 11th 12th के रहेंगे टॉपिक, तो ये ध्यान लीजिएगा। 11th 12th के जो आपके टॉपिक है सिलेबस में, उनको अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था?
तो सूरजमल को कहा जाता था। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। सूरजमल की बात करें, सूरजमल 1756 से 1763 तक भरतपुर में जाट राजवंश का राजा था। उसे जाटों का प्लेटो कहा जाता था। तो जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता था? सूरजमल को कहा जाता था। और अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, पुजारी के लिए, लेखक के लिए। तो संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो पिल्लई शब्द जो है किसके लिए प्रयोग होता था? छात्र के लिए प्रयोग होता था। संगम काल एक तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था। उसमें पिल्लई शब्द छात्रों के लिए प्रयोग होता था। तो कहाँ का था? तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा ने तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ? तुंगभद्रा के तट पर जो है कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? विजयनगर, बहमानी, चालुक्य या चोल? तो तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य जो है विकसित हुआ था? वह है आपका विजयनगर। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों द्वारा हुई थी और यह मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था, हरिहर और बुक्का का। अगला प्रश्न है, मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? काकतीय, होयसल, चालुक्य, विजयनगर? सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। तो मलेबिद और वेल्लोर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? तो हम बात कर रहे हैं होयसल, बी ऑप्शन की बात करें। जी हाँ दोस्तों, मलेबिद और वेल्लोर के मंदिर जो है होयसल राजाओं ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर है, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल ने मुगल साम्राज्य में अपने समय की शुरुआत किस रूप में की थी? सूबेदार के रूप में, मनसबदार के रूप में, दरबारी के रूप में या सैनिक के रूप में की थी? तो अकबरनामा के जो लेखक थे अबुल फजल, इन्होंने मुगल साम्राज्य में अपने समय की शुरुआत किस रूप में की थी? तो अपने समय की शुरुआत जो है मनसबदार भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अबुल फजल को 1574 के करीब अकबर ने मिलवाया गया था। अबुल फजल को 1574 करीब अकबर से मिलवाया गया और उसे मनसबदार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 1589 में अकबर के कहने पर अबुल फजल ने अकबरनामा लिखना शुरू किया, जो अकबर के शासनकाल का सबसे विस्तृत इतिहास है। तो अकबर के शासनकाल का सबसे विस्तृत इतिहास कौन है? वह है अकबरनामा। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अकबरनामा शुरू में 1596 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन बाद में इसका लेखा जोखा 1606 तक चलता रहा। जो कहते हैं ना एडिटिंग होती है, उसमें क्या जोड़ना क्या घटाना, तो वो 1601 तक चलता रहा। भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? अरब, तुर्क, मंगोल या पर्शियन को जाता है? तो भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो हम बात करेंगे तुर्क को जाता है। किसको जाता है? तुर्क। भारत में मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय तुर्क को जाता है। देखिए, भारत पर उनकी विजय का कारण क्या है? निहित तुर्कों की विजय का कारण क्या है? कि उन्होंने अपने धार्मिक उत्साह में अधिक कट्टरता के साथ धर्मांतरण के माध्यम से इस्लाम का नेतृत्व ग्रहण किया था। उनकी नस्ल का श्रेष्ठता की भावना थी, प्रचार करने का दृढ़ संकल्प था। इस्लाम उन्होंने अपने हथियारों की ताकत में विश्वास था। तुर्कों ने पश्चिमी एशिया के एक बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की और फिर पश्चिमी के बाद फिर पूर्व की ओर बढ़ते हुए गजनी के सुल्तान महमूद के साथ भारत में प्रवेश किया।
जो भारत में गहराई से प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुगलों का मानक सोने का सिक्का क्या था? मोहर, जीतल, रुपया, टंका। तो मुगलों का मानक सोने का सिक्का जो था वह था मोहर। क्या था दोस्तों? मोहर। पहला ऑप्शन सही कर लीजिए। मुगलों का मानक सोने का सिक्का लगभग 170 से 75 ग्रैन का मोहर था और अबुल फजल ने अपनी आइन ए अकबरी में संकेत दिया कि एक मोहर 9 रुपए के बराबर होता है और आधा और चौथाई मोहर भी ज्ञात किया गया था। तो आइन ए अकबरी में संकेत दिया गया था कि मोहर जो 9 रुपए के बराबर होता है, यानी एक मोहर की कीमत 9 रुपए। इसके बाद आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के समय पहले चरण के दौरान व्यापार और वाणिज्य के संबंध में कौन सा सच दिया गया है? पहला है कि प्रचलन में सिक्के बहुत खराब गुणवत्ता के थे और उनकी क्रय शक्ति बहुत कम थी। पाल और सोना ने अपनी सरकार के दौरान बहुत सारे सिक्कों का निर्माण किया। या इस अवधि के पहले चरण के दौरान मौद्रिक अर्थव्यवस्था की कमी व्यापार में गिरावट का संकेत देती है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे हमारा माना गया है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के पहले चरण के दौरान व्यापार और वाणिज्य के संबंध में जो सच है कि प्रचलन में सिक्के बहुत खराब गुणवत्ता के थे और उनका क्रय शक्ति बहुत कम था। साथ ही साथ इस अवधि के पहले चरण के दौरान मौद्रिक अर्थव्यवस्था की कमी व्यापार में गिरावट का संकेत देती है। तो जो पहला ऑप्शन है, पहला और तीसरा जो है दोनों वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, जो ऑलरेडी आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, गजनी के महमूद को निम्न में से या निम्नलिखित में से किस भाई के साथ उत्तराधिकार का संक्षिप्त युद्ध लड़ना पड़ा? साबुत्तगिन, मसूद, इब्राहिम, इस्माइल। तो गजनी के महमूद को इनमें से किस भाई के साथ उत्तराधिकार का संक्षिप्त युद्ध लड़ना पड़ा था? और वह था इस्माइल। महमूद सुबक्तगीन का सबसे बड़ा पुत्र था। अपने पिता सुबक्तगीन के मृत्यु के बाद महमूद 27 वर्ष की आयु में अपने भाई इस्माइल के साथ उत्तराधिकार के एक संक्षिप्त युद्ध के बाद सिंहासन पर बैठा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम जो 712 ईस्वी में सिंध पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे, किस खलीफा के कमांडर थे? रशीदुन खलीफा, उमय्यद खलीफा, अबू खलीफा या फातिमिद खलीफा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए। तो मोहम्मद बिन कासिम जो 1712 ईस्वी में सिंध पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे, किस खलीफा के कमांडर थे? तो उमय्यद खलीफा। किसकी बात करेंगे? उमय्यद खलीफा के कमांडर थे। और इन्होंने ब्राह्मण वंश के जो तीसरे और अंतिम महाराजा दाहिर थे उनको हराने में सक्षम भी था यह। और राजा दाहिर अरोर के युद्ध में मारा गया। राजा दाहिर किसके युद्ध में? अरोर के युद्ध में मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के समय निरुण किसके अधीन था? जयसिंध, दाहिर, बजरा, इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के समय निरुण जो है किसके अधीन था? तो जयसिंध के अधीन था। मोहम्मद बिन कासिम ने निरुण की ओर कूच किया और निरुण दाहिर के पुत्र जयसिंध के अधीन था। जैसे ही अरबों ने आक्रमण किया, जयसिंध किले को एक पुजारी को सौंपकर भाग गया। जयसिंध किले को एक पुजारी को सौंपकर वह भाग गया था। उत्तरी सीमाओं से भारत पर अपने प्रारंभिक हमलों में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किस दर्रे को चुना? खैबर दर्रे, गोमल दर्रे, हाजीगक या बोलन दर्रे। उत्तरी सीमाओं से भारत पर अपने
प्रारंभिक हमलों में मोहम्मद गौरी ने जिस दर्रे को चुना था वह दर्रा है गोमल दर्रा। उत्तरी सीमा पर भारत पर अपने प्रारंभिक हमलों में मोहम्मद गौरी ने किस दर्रे को चुना था? गोमल दर्रे को चुना था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बलबन को किस सुल्तान का उत्तराधिकारी बनाया? बहराम शाह, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, नसूरुद्दीन महमूद। तो बलबन को किस सुल्तान का उत्तराधिकारी बनाया गया? वह आपके नसूरुद्दीन महमूद। जी हाँ दोस्तों, नसरुद्दीन महमूद के बाद गयास उद्दीन बलबल को उत्तराधिकारी बनाया गया, जो मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था। इसने 1266 ईस्वी से लेकर 1286 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, और यह जो है शमसुद्दीन, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बीच सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक था। किसकी? उद्दीन बलबन की बात करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पारित किया गया था? ये अध्यादेश है, तो कौन सा अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है पारित किया गया था? रईसों की संपत्ति की जब्ती की जाए, रईसों की सभी गुप्त गतिविधियों की सूचना तुरंत सुल्तान को दी गई, शराब और नशीले पदार्थों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया था, सुल्तान की अनुमति के बिना सामाजिक समारोहों और उत्सवों की मनाही थी। यानी उसके अनुमति के बिना आप सामाजिक समारोह उत्सव नहीं मना सकते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पारित किया गया था कौन कौन से अध्यादेश? ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4, ये चारों आदेश पारित किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कि रईसों की संपत्ति को जब्त किया जाए और रईसों के सभी गुप्त गतिविधियों की सूचना तुरंत सुल्तान को दी गई, शराब नशीले पदार्थों का प्रतिबंध किया गया और सुल्तान की अनुमति के बिना सामाजिक समारोह और उत्सवों की मनाही की गई। ये अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए मार्च के वार्डन के रूप में नियुक्त किया था? उलुग खान, नुसरत खान, मालिक काफूर या गाजी मलिक की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए मार्च के वार्डन के रूप में नियुक्त किया गया था गाजी मलिक को। इसके बाद अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1520, 1526, 1530, 1535। तो पानीपत की पहली लड़ाई इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो हम बात करेंगे 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहली जो लड़ाई है 1526 ईस्वी में हुई। इब्राहिम लोदी पराजित और मारा गया था। उसके साथ सल्तनत काल समाप्त हो गया और बाबर को दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा भी गया। इसके साथ साथ जो सल्तनत काल भी समाप्त हो गया था इब्राहिम लोदी के बाद, और बाबर को दौलत खान लोदी ने, किसने? दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो कहीं ना कहीं भारत वाले ही शामिल थे तब, ठीक है। घर का बेदी लंका ढोवे, तो उस प्रकार का आपका होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और बारबोसा निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आए थे? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या अच्युत देवराय? सभी कमेंट कीजिए। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और बारबोसा जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आए थे पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और बारबोसा, कृष्णदेवराय के शासनकाल में आए थे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था या कृष्ण भक्ति को एक महान आधार दिया, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
केवल एक, केवल दो, या एक और दो दोनों, ना तो एक ही ना तो दो। देखिए पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बारे में जो सही दिया गया है केवल दो, कि कृष्ण भक्ति को एक महान आधार दिया गया पुष्टि मार्ग संप्रदाय, सेकंड वाला। तो जहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद सिंह, गुरु नानक सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। तो इनमें से कौन जो पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे? वह गुरु नानक जी। सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? पहले गुरु नानक जी थे। और जो एक निर्गुण भक्ति संत और एक समाज सुधारक भी आपके नानक जी थे, और उनका जन्म तलवंडी गांव में एक खत्री परिवार में हुआ था, जिनका अब ननकाना कहा जाता है। ठीक है, जो खत्री परिवार था उसे किस नाम से जाना जाता है? ननकाना परिवार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पंचरत्न कृतियों की रचना की है? त्यागराज, नरसिंह मेहता, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य। निम्नलिखित में से किसने जो है प्रसिद्ध पंचरत्न कृतियों की रचना की है? वह त्यागराज। जी हाँ, त्यागराज जो है प्रसिद्ध पंचरत्न कृतियों की रचना की है, त्यागराज ने की है। संत त्यागराज कर्नाटक संगीत के महान संगीतकारों में से एक थे। इन्होंने भगवान राम की स्तुति में हजारों भक्ति रचनाओं की रचना की, जिनमें से अधिकांश तेलुगु में। उन्होंने प्रसिद्ध पंचरत्न की कृतियों की भी रचना की है। तो संत त्यागराज कर्नाटक के संगीत के महान संगीतकारों में से एक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है पाकपट्टन तीर्थ के रहस्यवादी घेरे का हिस्सा बन गया? मखदूरन अलाउद्दीन अली, अब्दुल कुदुस गंगोही, मुहिबुल्ला इलाहाबादी, सलीम चिश्ती। इनमें से जो है दोस्तों पाकपट्टन तीर्थ के रहस्यवादी घेरे का जो हिस्सा बन गया था वह था सलीम चिश्ती। जय दोस्तों, सलीम चिश्ती जो बाबा फरीद के वंशज थे, सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान रहते थे। उनका परिवार पंजाब से सीकरी चला गया, जहां वे पाकपट्टन मंदिर के रहस्यवादी घेरे का हिस्सा बन गए थे। तो आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 25 प्रश्न। कल भी हम करेंगे इंपॉर्टेंट मध्यकालीन भारतीय इतिहास के, फिर आधुनिक की बात करेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास की बात करेंगे, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश का फिर चैप्टर लेकर आएंगे, जो मध्य प्रदेश का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक रहेगा। तब आपको इतिहास का पूरा चैप्टर क्लियर होगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया, चेक कीजिए, वेट कीजिए, अपने प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।